हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक जैन। आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या टॉपिक है हमारा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्रैक्शन बच्चों एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मुड़ना। अगर रिफ्रैक्शन को मैं एक वर्ड के में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब होता है क्या? मुड़ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? लाइट का मुड़ना। इतना ही मतलब निकल के आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? लाइट का मुड़ना। यही मतलब निकल के आ रहा है ना इसका। देखो, होता क्या है बच्चों, लाइट की एक प्रकृति होती है। क्या प्रकृति होती है? जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अच्छा, एक और बात, लाइट की बच्चों एक खूबी होती है। क्या? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। जैसे सूरज है, सूरज से लाइट निकल रही होगी तो सीधी रेखा में निकलेगी। हालांकि हर दिशा में निकलेगी, लेकिन सीधी रेखा में निकलेगी, सीधी लाइन में निकलेगी लाइट। ये लाइट की खूबी होती है। लाइट क्या चलती है? हमेशा सीधे सीधे चलती है। कैसे चलती है? सीधे सीधे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं चल सकती लाइट ऐसे। क्योंकि लाइट सीधे सीधे चलती है तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को हम? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का त्रिज्यरेखीय संचरण यानी लाइट का सीधे सीधे चलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट जिस दिशा में चलती है, अगर वो एक ही माध्यम में चल रही है, यानी मान लो अगर हवा में चल रही है तो एक ही दिशा में चलती रहेगी लाइट। ऐसे नहीं होगा कि थोड़ी दूर जाके इसका मन करे गोलगप्पे खाने निकल गई या मुड़ गई। ठीक है, तो लाइट सीधा सीधा चलती है हमेशा। इसको कहते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रोपेगेशन का मतलब होता है चलना, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है सीधा सीधा, सीधा सीधा चलना। यानी लाइट का सीधा सीधा चलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब मैंने बताया लाइट का मुड़ना। देखो, होता क्या है, जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे पानी है, ये क्या बच्चों? पानी। क्या ये पानी? पानी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और ये ऊपर हवा है। हवा और पानी के बीच में मैंने क्या करा? एक लंबवत रेखा खींची, परपेंडिकुलर लाइन खींची, जिसको कहता हूं मैं नॉर्मल। क्या कहता हूं इसको मैं? नॉर्मल। ठीक है, जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लो लाइट हवा से पानी में जा रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की। ये क्या कहते हैं? लाइट सीधी सीधी चलनी चाहिए। लाइट अगर सीधी सीधी चल रही है, जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में लाइट चलती रहती है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट तो यही कहती है कि लाइट जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में चलती रहनी चाहिए। लेकिन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कब मान्य होता है? जब लाइट एक ही माध्यम में चल रही हो। जब लाइट हवा में चल रही होती तो सीधे सीधे चलती। क्योंकि यहां पर लाइट हवा से पानी में आ रही है, यहां पर बच्चों क्या हुआ? माध्यम बदल गया। जब माध्यम बदल जाता है तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वाली प्रॉपर्टी मान्य नहीं रखती। लाइट हवा से चली, अगर मान लो यहां पर पानी ना होता, हवा ही होती, तो लाइट जिस दिशा में चलती रहती, जिस दिशा में चल रही थी उसी दिशा में चलती रहती, कुछ इस तरह से। अगर यहां पर पानी ना होता, हवा ही होती, तो लाइट जिस दिशा में थी उसी दिशा में चलती रहती, कुछ इस तरह से, है ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ? पानी है, तो जब भी लाइट का माध्यम चेंज होता है, जब भी लाइट हवा से पानी में जा रही है, जब भी लाइट का माध्यम चेंज होता है तो लाइट अपने पथ से विचलित हो जाती है। लाइट थोड़ी सी क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। लाइट थोड़ी सी क्या हो गई? थोड़ी सी मुड़ गई। तो लाइट के मुड़ने को क्या कहलाते हैं हम?
कि लाइट का मुड़ना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो बच्चों मैं यहां पर ऐसे कह सकता हूं, यहां पर क्या हुआ, लाइट का क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, यानी लाइट मुड़ गई। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ मुड़ना, यानी यहां पर लाइट क्या हो गई, मुड़ गई। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, लाइट क्या हो गई, मुड़ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टकराने वाली लाइट को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। मुड़ने वाली लाइट को बोलते हैं हम क्या? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। मुड़ने वाली लाइट को बोलते हैं हम क्या? रिफ्रैक्टेड रे। और इसको कहता हूं नॉर्मल। अब मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनना बच्चों, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको कहता है एंगल आई, यानी टकराने वाली लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको कहता है एंगल आई। मुड़ने वाली लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उस एंगल को कहता है एंगल आर। क्या कहते हैं? टकराने वाली लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उस एंगल को कहता है एंगल आई। मुड़ने वाली लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उस एंगल को कहता हूं एंगल आर। हाँ या ना? तो आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में, रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है? आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं है यहां पर, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन यानी मुड़ने वाली लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको कहता है एंगल आर। तो यहां पर हमने एक बात जानी कि जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। क्या होता है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। लाइट को सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट थोड़ी सी क्या हो गई, मुड़ गई माध्यम बदलने की वजह से। अब लाइट के पास मुड़ने के दो ऑप्शन है। लाइट दो तरीके से मुड़ सकती थी। लाइट तो भाई सीधे सीधे ऐसे ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी ना लाइट। लाइट दो तरीके से मुड़ सकती थी, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती, या तो लाइट, ये नॉर्मल था ना, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती, या लाइट फिर नॉर्मल से दूर भाग जाती। इस पर एक विज्ञानी था स्नेल। स्नेल ने काम किया। स्नेल ने एक नियम दिया। क्या नियम दिया उसने? पहले लिख लेते हैं नियम को, फिर उसकी बाद में बात करेंगे, है ना। इफ लाइट travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal, स्नेल ने बोली, दो बात बोली। इसमें से पहली बात यह है, जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। लाइट क्या होगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। एग्जांपल लेते हैं। रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है? जो हल्के वाला मीडियम होता है उसको कहते हैं रेयरर मीडियम, जो थोड़ा सा मोटा मीडियम होता है उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। जैसे बात करें हवा और पानी में से मोटा कौन है बच्चों? हवा और पानी में से मोटा कौन है? पानी मोटा है तो पानी कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम। और हवा कौन सी मीडियम हो गई? रेयरर मीडियम। पानी और कांच में से मोटा कौन है? तो पानी के मुकाबले कांच मोटा है, तो पानी के मुकाबले कांच हो गया डेंसर मीडियम, पानी हो गया रेयरर मीडियम। अच्छा, कांच और हीरे में से मोटा कौन है? हीरा मोटा है
तो हीरा हो गया डेंसर मीडियम, कांच हो गया रेयर मीडियम, यानी जो माध्यम पतला होता है, जो माध्यम पतला होता है उसको कहते हैं हम रेयर मीडियम, जो माध्यम मोटा होता है उसको कहते हैं हम डेंसर मीडियम। ठीक है, तो स्नेल ने क्या बोला, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। जब भी लाइट विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या मतलब, देखो जैसे पानी है, क्या ये बच्चों पानी है, पानी ऊपर है, हवा है। स्नेल ने क्या बोला, जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी, यानी पतले वाले माध्यम से मोटे वाले माध्यम में जाएगी, एग्जांपल के तौर पर मान लो लाइट हवा से पानी में जा रही है, तो वो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी हमेशा। क्या मतलब, ये इस पे मैंने नॉर्मल बनाया, पानी और हवा के इंटरफेस पे मैंने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया। अब क्या हुआ, मान लो लाइट आई हवा से पानी में आई, हवा से पानी में आई भाई, अगर यहां पर बच्चों पानी ना होता तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट नाम की प्रॉपर्टी कहती है, अगर लाइट सीधे सीधे चल रही होगी तो लाइट सीधे सीधे चलती रहती है। अगर यहां पर हवा ही हवा होती, अगर माध्यम एक ही होता तो लाइट जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती, लेकिन पानी की वजह से लाइट को मुड़ना पड़ेगा। ये तो बात तय है ना, जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, लाइट को मुड़ना पड़ेगा। अब लाइट के पास मुड़ने के दो रास्ते हैं, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, या फिर ये लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। स्नेल ने क्या कहा था, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो हमेशा मुड़ेगी जरूर। कैसे मुड़ेगी, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। कैसे मुड़ेगी लाइट, अगर ऐसे जा रही थी ना, लाइट ऐसे जा रही थी तो नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। वो कैसे मुड़ जाएगी, ऐसे करके मुड़ जाएगी। तो लाइट क्या होगी बच्चों, इस तरह से लाइट मुड़ जाएगी, है ना। लाइट ऐसे ऐसे जाने के बजाय थोड़ी सी मुड़ गई, यानी मैं ऐसे बोलूंगा यहां पर बच्चों लाइट का क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। अच्छा, अब बच्चों बताओ, टकराने वाली लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, एंगल आई, जिसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। मुड़ने वाली लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, आई बड़ा होता है, आई बड़ा होता है, आर छोटा होता है। इस केस में क्या होता है, आई बड़ा होता है, आर छोटा होता है। अब कहोगे सर आपको कैसे पता आई बड़ा है आर छोटा है। भाई साहब देखने से ही नहीं पता लग रहा कि ये एंगल बड़ा है ये एंगल छोटा है। अब कोई कहेगा सर हम देखी दिखाई बात पर विश्वास नहीं करते, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ से प्रूव करके दिखाओ तो माने। मैथ से ही प्रूव हो जाएगा बच्चों। ये एंगल आई है, अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, ये बड़े वाला एंगल भी कितना होगा, आई होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर आपको पता है ये दो लाइनें हैं, अगर ये दो लाइनें हैं कुछ इस तरह से, अगर ये एंगल आई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी कहती है कि ये भी एंगल क्या होगा, आई होगा। ये दो लाइनें थी आपस में एक दूसरे को काट रही है, अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई होगा। अब पता लग रहा है आई बड़ा है आर छोटा है, आई बड़ा है आर छोटा है। तो यानी बच्चों यहां पर मैंने आपको दो पॉइंट बताए, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। उस केस में क्या होगा, आई बड़ा होगा आर छोटा होगा। यानी टकराने वाली लाइट नॉर्मल के साथ बड़ा एंगल बना रही होगी, मुड़ने वाली लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही होगी उस एंगल के मुकाबले टकराने वाली लाइट नॉर्मल के साथ बड़ा एंगल बना रही होगी। दूसरी बात क्या बोली स्नेल ने, दूसरी बात क्या बोली स्नेल ने, ये बच्चों बात नोट कर लेना, ये जो मैंने लिखवाई लाइन, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर
टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। दूसरी बात क्या बोली स्नेल ने, स्नेल ने दूसरी बात बोली, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, दूसरी बात क्या बोली, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होती है तो लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाती है, दूर मुड़ जाती है। दूसरा नियम था स्नेल का। क्या मतलब हुआ इसका, डेंसर मीडियम क्या हुआ, रेयरर मीडियम क्या हुआ। देखो जैसे ये बच्चों पानी था, क्या था ये, पानी था ऊपर, है ना, ये पानी था, ऊपर थी हवा, पानी और हवा के बीच में ये बना दिया मैंने नॉर्मल, ठीक है। अब मान लो लाइट पानी से हवा में जा रही है, लाइट कहां से कहां जा रही है, पानी से हवा में जा रही है। तो बच्चों अगर यहां पर ऊपर हवा ना होती, पूरा पानी 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 होता, क्या होता, पूरा पानी 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 होता, तो लाइट जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती। अगर सीधी रेखा में लाइट चल रही थी तो जिस दिशा में चल रही थी लाइट उसी दिशा में चलती रहती। लेकिन यहां तो हवा है। स्नेल ने कहा था जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से विचलित जरूर होगी, मुड़ेगी जरूर, लाइट का रिफ्रैक्शन जरूर होगा। अब लाइट के पास मुड़ने के दो तरीके हैं, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए या फिर लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। दो तरीके ना लाइट के पास मुड़ने के, या तो लाइट, ये वाली लाइट है ना, लाइट ये लाइट है, या तो लाइट ये नॉर्मल है, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, या फिर लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। मुड़ेगी जरूर, मुड़ने के दो तरीके हैं, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, या तो लाइट इधर आ जाए, या फिर लाइट ये नॉर्मल से दूर भाग जाए। स्नेल ने क्या कहा था, जब भी लाइट डेंसर मीडियम थ्रू रेयरर मीडियम जाएगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पर लाइट बच्चों डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही है, पानी मोटा है, हवा हल्की है, जा रही है, बिल्कुल सही बात है। तो लाइट कैसे मुड़ेगी, नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। तो लाइट बच्चों ऐसे मुड़ेगी, ऐसे कैसे मुड़ेगी, लाइट नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी, हाँ या ना। अच्छा ये बताओ बच्चों, टकराने वाली लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, एंगल आई, जिसको कहते हो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस। मुड़ने वाली लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, एंगल आर, जिसको कहते हो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में बताना बच्चों कौन सा बड़ा है, आई बड़ा है कि आर बड़ा है, आई बड़ा कि आर बड़ा, कौन बड़ा, बताना। देखो देखने से पता लग रहा है आर बड़ा है, सही बात है, आर बड़ा होता है, आई छोटा होता है। कब, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही होगी तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है। तो अब कोई कहेगा कि सर मैथमेटिक्स से प्रूफ करके दिखा दो, तो मैथमेटिक्स से भी हो जाएगा प्रूफ। ये एंगल आई है बच्चों, ये वाला एंगल क्या है, आई है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई होगा, छोटा सा एंगल, ये छोटा सा एंगल भी कितना होगा, आई होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब आप देख रहे हो आई छोटा है, आर बड़ा है, हाँ या ना। तो स्नेल का क्या नियम था, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने इन दो नियमों की चर्चा करी। तो अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं। बच्चों ध्यान रखना, हम पहले और दूसरे चैप्टर, जो फिजिक्स का आपका पहला और दूसरा चैप्टर है वो एक साथ कवर करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंशियल तरीके से कवर करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। तो बने रहना। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं करा है, शेयर नहीं करा है तो करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए फिर, तो बच्चों अब रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन भी हाथों हाथ पढ़ते हैं। एप्लीकेशन
आपके फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में दे रखे हैं, लेकिन मैं इसी चैप्टर में कवर करूंगा क्योंकि अभी अभी आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, तो इसका रियल लाइफ में महत्व आपको पता होना चाहिए, है ना। आप पढ़ क्यों रहे हो? ताकि आपको फैक्ट्स का जानने का मौका मिले, रटने का मौका ना मिले, जानने का मौका मिले, इसी वजह से आप पढ़ रहे हो। तो आपके एग्जाम्पल्स, अब हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कौन कौन से रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं? मेरे साथ लिखते चलना, मेरे साथ लिखते चलना, फिर एक एक करके सारे के सारे एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है? कोइन appears to be raised in water। सिक्का पानी में उठा हुआ नजर आता है। कभी आपने देखा होगा सिक्का पानी में उठा हुआ नजर आता है। किसकी वजह से नजर आता है? रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आता है। कैसे नजर आता है अभी रे डायग्राम से जानेंगे, तब तक के लिए ठंडे रखना, है ना। पहले एग्जांपल लिखने का काम करो। स्विमिंग पूल की तली उठी हुई नजर आती है। बेस ऑफ स्विमिंग पूल appears to be raised। स्विमिंग पूल की तली बच्चों उठी हुई नजर आती है। तीसरा, छड़ पानी में मुड़ी भी नजर आती है। आपने देखा होगा छड़ अगर पानी में डूब जाती है तो वो थोड़ी सी मुड़ी भी सी नजर आती है, अभी आपको पता लग जाएगा। स्टिक appears to be bent in water। चौथा एग्जांपल है तारों का टिमटिमाने, यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आपने देखा होगा तारे टिमटिमाते हैं, किसकी वजह से टिमटिमाते हैं? रिफ्रैक्शन की वजह से टिमटिमाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन की वजह से कैसे टिमटिमाते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। पांचवा एग्जांपल है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। कभी आपने सुना होगा जो सूर्योदय होता है 2 मिनट पहले उदय हो जाता है और सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है। अगर आपने नहीं सुनी बात तो अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछना, उन्होंने जरूर पता होगा उन्हें कि सूर्य उदय 2 मिनट पहले हो जाता है, सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है। कैसे होता है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? रिफ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। छठा एग्जांपल लिखो, नींबू पानी में बड़ा नजर आता है। आता कि नहीं आता? लेमन appear to be bigger in water। नींबू पानी में बड़ा नजर आता है। ये सारे के सारे 6 एग्जांपल हैं किसके? रिफ्रैक्शन के, है ना। सातवां लिख लो, स्टार्स appears to be higher than their original position। स्टार appears to be higher than their original position। ये 7 एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे आपके। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। या तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर होगा आप लिखो, साथ साथ लिखोगे तो दिमाग अच्छा चलेगा, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पॉज करके स्क्रीन को लिख लीजिए। तो मैं ये एग्जांपल इरेज कर देता हूँ, फिर एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सिक्का पानी में उठा हुआ नजर आता है, स्विमिंग पूल की तली उठी हुई नजर आती है,
छड़ पानी में मुड़ी हुई नजर आती है, तारों का टिमटिमाना, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, नींबू पानी बड़ा नजर आता है, और तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊंचे नजर आते हैं। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे। बच्चों सिक्का पानी में उठा हुआ नजर आता है, आइए देखते हैं कैसे। ये बच्चों बाल्टी है पानी की, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है कुछ इस तरह से। क्या भरा हुआ है मैंने? पानी भरा हुआ है ना। इस पानी में क्या पड़ा हुआ है? सिक्का पड़ा हुआ है। सिक्का पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, कोई भी चीज आपको नजर आ रही है लाइट की वजह से नजर आ रही है। जैसे मैं आपको नजर आ रहा हूं तो कहीं से लाइट आ रही है, मेरी बॉडी टकरा रही है, टकरा के आपकी आंखों पर जा रही है तो आपको मैं नजर आ रहा हूं, है ना। जैसे फोन है, ये फोन आपको नजर आ रहा है तो कहीं से लाइट आ रही है, इस फोन से टकरा रही है, टकरा के वापस आपकी आंखों पर आ रही है, तो इसलिए आपको फोन नजर आ रहा है। यानी अगर आपको फोन नजर आ रहा है तो इससे लाइट आपकी आंखों पर जा रही होगी जब भी आपको ये फोन नजर आ रहा है। ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है तो कहीं से लाइट बोर्ड पर टकरा रही है, बोर्ड से लाइट निकल के आपकी आंखों पर जा रही है जब भी आपको बोर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये चंदू खड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा टावर सा है, टावर यहाँ पर खड़ा हुआ है चंदू। ठीक है, अब बच्चों चंदू को सिक्का नजर आ रहा है, कैसे नजर आएगा देखो। अगर चंदू को सिक्का नजर आ रहा है तो कहीं से लाइट आएगी, सिक्के से टकराएगी, टकरा के कुछ ऐसे निकल रही होगी लाइट, निकल रही होगी कि नहीं निकल रही होगी। अब बच्चों लाइट कहां से कहां जा रही है? पानी से हवा में जा रही है, हाँ है ना। लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अरे जा रही है कि नहीं जा रही? लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। कहां से कहां जा रही है लाइट? पानी से हवा में जा रही है। तो बताना बच्चों, पानी और हवा में से मोटा कौन सा माध्यम है? पानी मोटा है तो डेंसर मीडियम कौन सा हो गया? पानी हो गया। पतला कौन है? पतली हवा है तो रेयर मीडियम क्या हो गया? हवा हो गई। अच्छा, अभी आपने एक चीज पढ़ी, जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अगर यहां पर पूरा पानी 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 होता तो लाइट सीधे सीधे चलती रहती, कुछ लाइट ऐसे सीधे सीधे चलती रहती, हाँ या ना। अब क्योंकि लाइट यहां पर माध्यम चेंज कर रही है, उस नल ने कहा था जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो लाइट के पास मुड़ने के दो तरीके हैं। ये नॉर्मल हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है नॉर्मल सरफेस के। तो लाइट के पास मुड़ने के दो तरीके हैं, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए या फिर लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए या फिर लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। स्नेल ने क्या कहा था? जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो कैसे मुड़ेगी? नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। तो लाइट बच्चों कैसे मुड़ जाएगी? नॉर्मल, ये नॉर्मल था, ये लाइट थी, लाइट कैसे मुड़ जाएगी? नॉर्मल से दूर, यानी उस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो लाइट कुछ इस तरह से मुड़ गई, लाइट कुछ इस तरह से मुड़ गई, है ना। तो लाइट मुड़ गई। अब जाहिर सी बात है, चंदू को सिक्का उठा हुआ नजर आता है, या तो सिक्का यहां भी नजर आ सकता है, 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 यहां भी नजर, कहां नजर आएगा? वैज्ञानिक कहते हैं जो लाइट मुड़ी ना, तो इस लाइट को नाक की सीध में पीछे खींचते हुए ले जाओ, जब तक ले जाओ जब तक वो लाइट सिक्के के ऊपर या नीचे ना पहुंच जाए। इस लाइट को नाक की सीध में पीछे खींचते हुए ले जाओ, स्केल रखो यहां पर और सीधी लाइन खींचो, जब तक खींचो जब तक वो लाइट सिक्के के ऊपर या नीचे ना पहुंच जाए। अगर मैं इस लाइन को नाक की सीध में पीछे खींचूंगा कुछ इस तरह से सीधी रेखा में, सिक्के के ऊपर पहुंच गई लाइट, तो चंदू को सिक्का यहां पर नजर आएगा। यही वाला सिक्का कहां पर नजर आएगा? चंदू को सिक्का उठा हुआ नजर आएगा। चंदू को लगेगा कि भाई सिक्का यहां पर है,
ऐसा लगेगा चंदू को लाइट यहां से आ रही है, यहां से चंदू को लगेगा लाइट यहां से आ रही है, लाइट सीधी रेखा में चलती है ना, चंदू को लगेगा लाइट यहां से आ रही है। चंदू का भ्रम है, चंदू का क्या है, ये वहम है, वहम। लाइट कहां से आ रही होगी, यहां से आ रही होगी। तो आप देख लो चंदू को सिक्का उठा हुआ नजर आ रहा है, चंदू को सिक्का उठा हुआ नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है, लाइट के मुड़ने के कारण। लाइट के मुड़ने के कारण, लाइट का मुड़ना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है कि नहीं कहलाता। लाइट का मुड़ना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता कि नहीं कहलाता, अपवर्तन कहलाता कि नहीं कहलाता। तो इसलिए मैंने आपको पहला एग्जांपल लिखवाया, सिक्का पानी में उठा हुआ नजर आता है रिफ्रैक्शन के कारण, यानी लाइट के मुड़ने के कारण सिक्का आपको पानी में उठा हुआ नजर आता है। तो कोई भी चीज आपको पानी में उठी हुई नजर आ रही है ना बच्चों, रिफ्रैक्शन की वजह से उठी हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल की तली उठी हुई नजर आती है, आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब स्विमिंग पूल कम गहरा है, थोड़ा उठा हुआ सा नजर आता है। तो कई लोग तो इसी वहम में छलांग मार देते हैं और डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई साहब स्विमिंग पूल इतना सा गहरा है, ये तो हम चल भी लेंगे इसके अंदर से। लेकिन जब वास्तव में छलांग मारते हैं, छलांग मारने के बाद कहते हैं धोखा हो गया हमारे साथ, है ना। अगर उन्होंने ये कंसेप्ट पढ़ लिया होता तो शायद वो ऐसा कदम ना उठाएं। तो रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का मुड़ना, तो लाइट के मुड़ने की वजह से सिक्का पानी में उठा हुआ नजर आ रहा था, और लाइट के मुड़ने की वजह से ही स्विमिंग पूल की तली उठी हुई नजर आएगी, है ना। अच्छा, मैंने आपको तीसरा पॉइंट लिखवाया था कि छड़ पानी में मुड़ी हुई नजर आती है। जो छड़ होती है बच्चों पानी में मुड़ी हुई नजर आती है। कोई भी चीज पानी में मुड़ी हुई नजर आती है, उठी हुई नजर आती है, रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई भी चीज पानी में उठी हुई नजर आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आ रही है। अगर मान लो मार्कर है, मैंने मार्कर पानी में डुबोया तो कोई भी चीज पानी में उठी हुई नजर आएगी। अगर मैंने इस मार्कर को पानी में डुबोया तो जाहिर सी बात है डूबा हुआ हिस्सा भी उठा हुआ नजर आएगा। चंदू को ये डूबा हुआ हिस्सा भी उठा हुआ नजर आएगा। अगर ये डूबा हुआ हिस्सा उठा हुआ नजर आएगा तो चंदू को ऐसा लगेगा कि भाई मार्कर मुड़ गया, हाँ या ना। अगर ये डूबा हुआ हिस्सा चंदू को उठा हुआ नजर आएगा तो ऐसा लगेगा ना कि मार्कर मुड़ गया। तो इसलिए मैंने कहा कि छड़ पानी में मुड़ी हुई नजर आती है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से उठी हुई नजर आ रही है, लाइट के मुड़ने के कारण उठी हुई नजर आती है। इसका मैंने रे डायग्राम बना के समझा दिया, इसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है रे डायग्राम बनाना। लाइट के मुड़ने की वजह से ये सारे काम होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। अभी मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट लिखवाया या सेकंड लास्ट पॉइंट लिखवाया, नींबू पानी में बड़ा नजर आता है। लिखवाया कि नहीं लिखवाया, नींबू पानी में बड़ा नजर आता है, क्यों। मैंने आपको कहा कि भाई साहब जो पानी में चीजें उठी हुई नजर आती है ना, रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आती हैं। अब बच्चों सिक्का और नींबू में क्या फर्क है। जो सिक्का होता है, सिक्का जो कॉइन होता है, कॉइन जैसे 2 रुपए का सिक्का है, तो इसको मानते हम 2 डायमेंशनल है, इसकी 2 ही डायमेंशन होती है, 2 ही डायमेंशन होती है। जबकि जो नींबू होता है वो 3D होता है, 3D हर दिशा में होता है वो। उसकी मतलब कि ऊंचाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और लंबाई भी होती है नींबू की, है ना। तो नींबू क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो सिक्का 2 डायमेंशन था, तो वो आपको 2 डायमेंशन था, तो ये एक दिशा में उठा हुआ आपको नजर आ गया। अब क्योंकि नींबू 3 डायमेंशन होता है, अब मैंने आपको बताया कोई भी चीज पानी में उठी हुई नजर आती है, रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आती है। तो जाहिर सी बात है नींबू अगर 3 डायमेंशन है तो नींबू बच्चों ऊपर से भी उठा हुआ नजर आएगा। अगर नींबू को यहां से देखूंगा तो मैं यहां से भी उठा हुआ नजर आएगा, उठा हुआ नजर आएगा ना। अगर मैं नींबू को यहां से देखूंगा तो यहां से भी बच्चों क्या नजर आएगा, नींबू उठा हुआ नजर आएगा। अगर सामने से देखूंगा तो सामने से भी नींबू उठा हुआ नजर आएगा, पीछे से देखूंगा तो पीछे से भी नींबू उठा हुआ नजर आएगा। तो ऑटोमेटिकली बच्चों नींबू का साइज आपको बड़ा नजर आएगा पानी में। तो कोई भी चीज पानी में उठी हुई नजर आती है, किसकी वजह से नजर आती है, रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आती है। तो नींबू भी पानी में बड़ा नजर आ रहा है, वो भी किसकी वजह से नजर आ रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से आपको नजर आ रहा है, लाइट के मुड़ने के कारण ही आपको नजर आ रहा है। अगले एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने आपको लिखवाया तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊंचे नजर आते हैं। स्टार्स अपीयर्स टू बी हायर देन देयर ओरिजिनल पोजीशन।
लिखवाया कि नहीं लिखवाया मैंने आपको पॉइंट? स्टार्स अपीयर्स टू बी हायर देन देयर ओरिजिनल पोजिशन। तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊंचे नजर आते हैं। भाई साहब क्या मतलब हुआ इसका? ये बच्चों स्टार है ना, ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी यानी जमीन है। यहां पर बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारे। क्या खेल रहे हैं यहां पर? बच्चे खेल रहे हैं, है ना। पृथ्वी के ऊपर ये हवा है, हवा का मंडल है, आप सभी को पता है। अच्छा, अब इन बच्चों को स्टार कैसा नजर आएगा? जाहिर सी बात है, अगर स्टार नजर आ रहा होगा तो स्टार से लाइट आ रही होगी। अभी तो स्टार नजर आया। स्टार कहां पर है बच्चों? वैक्यूम में। कहां पर है? वैक्यूम में। यानी स्टार कहां पर है? निर्वात में। निर्वात में। यानी वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर ना सॉलिड हो, ना ही लिक्विड हो, ना ही गैस हो, उसको कहते हैं वैक्यूम। तो स्टार नजर आया, कैसा नजर आ रहा है? अच्छा, ये वैक्यूम है, यहां पर क्या है? हवा है। तो बताओ वैक्यूम और हवा में से डेंसर कौन है? वैक्यूम डेंसर है कि हवा डेंसर है? वैक्यूम का मतलब तो वो होता है ना खालीपन, जहां पर कोई गैस नहीं होती, इसको कहता है वैक्यूम। तो ऊपर क्या है बच्चों? वैक्यूम है, नीचे क्या है? हवा है। तो वैक्यूम और हवा में से मोटा कौन है? हवा मोटा है, तो हवा क्या होगा? डेंसर मीडियम। और वैक्यूम क्या हो जाएगा? रेयरर मीडियम, है ना। अब लाइट आई, स्टार से निकली। अब जैसे ही हवा से टकराएगी, अगर यहां पर बच्चों पूरा का पूरा वैक्यूम होता तो लाइट जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती सीधी रेखा में। क्योंकि यहां पर माध्यम चेंज हुआ, यहां पर माध्यम बदल गया, तो लाइट का मुड़ना तय है। लाइट मुड़ेगी जरूर। अब लाइट के पास मुड़ने के दो ऑप्शन है, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, या फिर लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा? या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए, या फिर लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। स्नेल ने क्या कहा था? स्नेल ने कहा था जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी तो लाइट कैसे मुड़ेगी? टुवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो लाइट क्या हो गई? नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, इस तरह से, है ना। नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो अब इस व्यक्ति को ये वाला स्टार कहां पर नजर आएगा? है ना, कहां पर नजर आएगा? वैज्ञानिक कहते हैं इस वाली लाइन को, मुड़ने वाली लाइन को नाक की सीध में पीछे खींचते हुए ले जाओ, जब तक खींचो जब तक ये वाली लाइन स्टार के ऊपर या स्टार के नीचे ना पहुंच जाए। जब तक खींचते रहो। तो हम इसे खींचना शुरू करते हैं लाइन को। व्यक्ति को ये वाला स्टार कुछ यहां पर नजर आएगा, इस वाले व्यक्ति को ये वाला स्टार कुछ यहां पर नजर आएगा बच्चों। तो आप देख रहे हो जो स्टार है अपनी ऊंचाई से ऊंचा नजर आ रहा है व्यक्ति को, हाँ या ना। जो स्टार्स होते हैं अपनी ऊंचाई से ऊंचे नजर आते हैं, किसके कारण? लाइट के मुड़ने के कारण ये काम हो रहा है ना। लाइट के मुड़ने के कारण ही ये सब काम हो रहा है, हाँ या ना। लाइट के मुड़ने के कारण ही तो ये काम हो रहा है। और लाइट का मुड़ना क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया, तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊंचे नजर आते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आते हैं। एक मैंने आपको पॉइंट लिखाया, तारों का टिमटिमाना भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से होता है। तारे टिमटिमाते कैसे हैं? आइए थोड़ा देखते हैं तारे टिमटिमाते कैसे हैं। देखो, जो हवा होती है ना, हवा चलती रहती है। हवा किसी की सगी नहीं होती, कभी ये पतली होती जाती है, कभी ये मोटी हो जाती है, हवा बहती रहती है। तो इसी हिसाब से जो इस तारे से लाइट निकल रही है, इस तारे से जो लाइट निकल रही है वो कभी ऐसे मुड़ जाती है, 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 लेकिन नॉर्मल की तरफ ही मुड़ेगी। लेकिन ये मुड़ने वाला पन चेंज होता रहता है, कभी ऐसे मुड़ती है, कभी ऐसे मुड़ती है, कभी ऐसे मुड़ती है। तो इस हिसाब से तारे में कहां पर नजर आते हैं? कभी तारा यहां पर नजर आ जाता है, कभी तारा यहां पर नजर आ जाता है, कभी तारा यहां पर नजर आ जाता है। तो तारे की पोजीशन ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है
ऊपर नीचे करती रहती है तो हमें लगता है तारा टिमटिमा रहा है। टिमटिमाने का मतलब क्या होता है ना, तारा ऐसा नहीं बंद बुझ, हमें ऐसा लगता है तारा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको कहते हैं टिमटिमाना। तो ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा तारा? लाइट के मुड़ने की वजह से। लाइट का मुड़ना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। तो तारे का टिमटिमाना भी रिफ्रैक्शन पर आधारित है। और मैंने आपको अभी लिखवाया अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, ये किस पर आधारित है? ये भी बच्चों रिफ्रैक्शन पर आधारित है। आइए देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट आपके लिए। अर्ली सनसेट एंड डिले सनराइज, नहीं सॉरी, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, इसका मतलब क्या हुआ? ये जैसे बच्चों पृथ्वी है, आप जानते हो पृथ्वी के चारों ओर हवा है। किसी को इस बात से कोई दिक्कत? हमारे आसपास हवा है, किसी को इस बात से दिक्कत? ये पृथ्वी है, इसके आसपास क्या है बच्चों? हवा है। हवा है ये आसपास, है ना। सूर्योदय का मतलब क्या होता है? ये मान लो यहां पर सूरज है, यहां पर सूरज है ना। यहां पर बच्चों क्या है? सूरज है। तो यहां पर मान लो चंदू खड़ा हुआ है ना, चंदू खड़ा हुआ है। तो चंदू को सूरज जब तक नहीं दिखेगा, जब तक सूरज यहां पर नहीं आ जाता, जब तक सूरज यहां पर नहीं आ जाता, जब तक सूर्योदय नहीं मानूंगा मैं। ये चंदू सूरज को जब तक नहीं देख सकता, जब तक सूरज यहां पर नहीं आ जाता। कहां पर? यहां पर नहीं आ जाता, जब तक ये चंदू सूरज को नहीं देख सकता। हाँ या ना? हाँ या ना? अब तो मैं ऐसे मत समझना कि सर चंदू ऐसे भी तो देख सकता है। देखो पहली बात, पृथ्वी इतनी छोटी नहीं है जितनी मैंने छोटी बना दी, और पृथ्वी के अनुपात में चंदू इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा चंदू को मैंने बना दिया। ये प्लेग्राउंड नहीं है कि कूद के देख ले या फिर ऐसे देख ले। सूरज को जब तक नहीं देख पाएगा जब तक सूरज यहां पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सूरज कहां पर होता है? वैक्यूम में होता है। सूरज यहां पर पहुंचा है ना, सूरज से लाइट निकली, सूरज से लाइट निकली, ये वैक्यूम है, और यहां पर क्या थी? हवा थी। यहां पर मान लेते हैं नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। अब लाइट सूरज से निकली यानी वैक्यूम से हवा में जाने की कोशिश कर रही है, वैक्यूम से लाइट हवा में जाने की कोशिश कर रही है। अगर यहां पर पूरा का पूरा वैक्यूम होता तो लाइट जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती, लेकिन यहां पर माध्यम चेंज हो रहा है तो लाइट मुड़ेगी जरूर। लाइट के बाद मुड़ने के दो तरीके हैं, या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए या फिर लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। या तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाए या तो लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाए। स्नेल ने क्या कहा था? जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, ये मीडियम है रेयरर, वैक्यूम रेयरर होता है ना, एयर क्या होती है? डेंसर। जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। लाइट कैसे मुड़ जाएगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो लाइट कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी और लाइट चंदू की आंख तक पहुंच जाएगी। तो सूर्य उदय ना होते हुए भी चंदू को सूरज कहां पर नजर आएगा? इस लाइन को नाक की सीध में खींचो, पीछे की तरफ जब तक खींचो जब तक ये लाइन सूरज के ऊपर या सूरज के नीचे ना पहुंच जाए। तो चंदू को ये वाला सूरज कहां पर नजर आएगा? यहां पर नजर आएगा। तो चंदू का भ्रम है कि सूर्य उदय हो गया। ये 2 मिनट का फासला होता है, 2 मिनट पहले ही ये काम होने लगता है। ये चंदू को लगेगा कि सूर्य उदय हो गया,
और वास्तव में सूर्योदय नहीं होता है, सूरज यहाँ पर होता है। तो ये एंगल होता है बच्चों 0.5 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी तो 0.5 डिग्री में 2 मिनट होते हैं, तो इसी वजह से अर्ली सनराइज हो जाता है और डिले सनसेट होता है। सूर्यास्त भी 2 मिनट बाद होता है। किसकी वजह से? ये काम क्यों हो रहा है? लाइट की मुड़ने की वजह से काम हो रहा है ये, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं रिफ्रैक्शन की वजह से ही जो सूर्योदय हो रहा है 2 मिनट पहले हो रहा है, सूर्यास्त भी 2 मिनट बाद हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? लाइट के मुड़ने की वजह से। तो इसी वजह से मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाया, जो अर्ली सनराइज और डिले सनसेट होता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो बच्चों उम्मीद है मुझे आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।